दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का राज सम स्टडी पॉइंट चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट 2016 प्राथमिक स्तर परीक्षा तिथि 18 सितंबर 2016। जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा की तिथि को, ठीक है ना। तो सीडीपी की क्लास को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब अगली वीडियो में आज की सेशन में हम मैथ्स की क्लासेस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम सीधे मैथ्स की क्लासेस पे चलते हैं, ठीक है ना। बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, मैथ्स की क्लासेस यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो चलिए, जो 31वां नंबर क्वेश्चन है इसको हम पढ़ते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त विकल्प चुनिए। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता। तो आप इसको क्या करेंगे, ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके इस बात को उनके सामने प्रदर्शित कर देंगे कि ये बात हमेशा सत्य नहीं होता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी। ए क्या है, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, ठीक है। तो ये क्या है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता। तो प्रदर्शित करके भी बताना है, तो प्रदर्शित करके बताने के लिए आप ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, ये बात गलत है। बल्कि इसी का उल्टा करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों को, मतलब कि जो गलत पहले जो माप गलत हो चुका है उसके लिए सही मापों का प्रयोग करना चाहिए। यानी इसका भी बी वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन लिखा गया है कि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक, सर्वेक्षण, परियोजना जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, या फिर क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना, ठीक है। इसका जो डी वाला क्षेत्रीय भ्रमण, फिर सर्वेक्षण और फिर परियोजना, ठीक है। क्षेत्रीय भ्रमण करें, फिर उसके सर्वेक्षण करें और फिर उसकी परियोजना करें, ठीक है। परियोजना पे काम करें। तो इस तरीके से वास्तविक ज़िंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए ये जो योजना है क्षेत्रीय भ्रमण और सर्वेक्षण परियोजना, इसकी मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। 34वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 34वां क्वेश्चन है कि गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो टेलर, गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, ठीक है। संख्याओं के संदर्भ प्राथमिक, चार ऑप्शन देखा जाए पहले। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं, ठीक है। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। पंक्तिबद्धता, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद वर्गीकरण और फिर प्रतिवर्तीता,
डी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर पे। लिखा गया है कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबर और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबर और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, एकांकी संगतता और अमूर्तन सिद्धांत। तो इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगे? हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिसमें कोई भ्रम न हो। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। ठीक है ना, तो 37 का जो सी वाला जवाब है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अब 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 वाला जवाब है क्वेश्चन है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, लिखा है प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसी बात को ध्यान देना है। क्या सत्य नहीं है? तो प्रतिचित्रण गणित का भाग नहीं है। ठीक है, गणित का भाग है। ठीक है ना, आगे क्या लिखा गया है कि आकृतियों में निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो कोण का जो है वो प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। कोण, जो कोण हम लोग पढ़ते हैं उसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। अब लिखा गया है गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। जो गणितीय खेल होते हैं वो किन किन कामों में मदद करते हैं? 4 इसके कथन हैं और चारों में से कौन कौन से विकल्प सही हैं उनको आपको बताना है। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, ये तो सही लग रहा है भाई। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी सही है। गणित को आनंददायक बनाने में, ये भी सही है। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, ये भी सही है। यानी कि 40 का जो बी वाला है वो पूरी बात है, इसमें जो लिखी गई हैं वो चारों कथन सही हैं, तो बी वाला सही कर दीजिए। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? बताइए। कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियोबोर्ड के प्रयोग से, आलेख पेपर के प्रयोग से, यानी ग्राफ के प्रयोग से। तो ये ग्राफ के प्रयोग से आराम से वो समझा सकता है अध्यापक। ठीक है ना, लिखा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, एनसीएफ के अनुसार कौन नहीं है? तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना राष्ट्रीय यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो भाई प्राथमिक विद्यालय में उच्चतर की पढ़ाई क्यों कराई जाएगी? ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर उच्च स्तर की पढ़ाई क्यों कराई जाएगी? गणित में उच्च स्तर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, तो प्राथमिक स्तर पर उच्च स्तर की पढ़ाई वैसे ही नहीं कराई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलिए, स्थानीय मान और अंकित मान निकालना है। देखिए इसमें भाई 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान 5 देखिए सैकड़ा पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा।
सैकड़ा या 5 का ही हो जाएगा 500, और अंकित मान जो अंक जो होता है वो वही उसका अंकित मान होता है। तो 7 का अंकित मान 7 हो जाएगा। तो 500 में से 7 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 493। तो 493 इसमें जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा गया है कि 30,028, इसमें 28 इकाई 28,000 और x दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या क्या है। तो आप इसमें ऐसे कर लीजिए कि 28 इकाई 28,000, ठीक है, और x दहाई। ठीक है, तो 28,000 है तो 28 गुणे 1,000, x गुणे 10, और यहाँ पे कर दीजिए 28 गुणे 1, और इन सभी को आपस में गुणा करके 1 कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 10x कर लीजिए। अब हो जाएगा ये 10x बराबर 30,000 माइनस ये 28,000 28 हो जाएगा। ये 28,000 28 यानी कि 2,000 बटा 10, 2,000 बटा 10 बटा में 2,000 x बराबर 2,000 बटा 10 यानी कि 200 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 44 का ए वाला है ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब लग रहा है। देखिए है ना 28, ये x हो जाएगा 10x, इसमें से 28,000 28, 30,000 में से 28, तो ये हो जाएगा 2,000, 2,000 बटा 10 यानी 200 आंसर आएगा। जब क्या लिखा गया है कि 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या आता है। अब सिंपल सा काम है भाई, दोनों का भाग दीजिए, दोनों के शेष जितने बचते हैं उस शेष में आपस में भाग दे लीजिए, और जो आंसर आ रहा है उससे देखिए 80,808 में 108 का भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका आता है 24। 90,909 में 109 का भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है 3। 24 में 3 का भाग दिया गया, आंसर आ गया 8। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4, ठीक है, और यहाँ पे तक रिक्त स्थान पर संख्या क्या है। तो एक काम कीजिए, ऐसे कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ x, तो x बराबर हो जाएगा ये, अब ये इधर गुणे में है 63 गुणे 4, तो x बराबर अगर इसको इधर भेज दूँ 63 गुणे 4 को तो ये अपान में आ जाएंगे, तो 603 गुणे 28 बटा 63 बटा 4, और इन सभी को कटाएंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 67, यानी इसका बी वाला जवाब जो है वो बिल्कुल सही होगा। 47 पे बढ़ते हैं। 47 दिया गया है कि 200 और 400 के बीच में 30, 40, 50 नहीं 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, और 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। ठीक है ना, 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज 180, तो 180 जो है वो 200 और 400 के बीच में नहीं है, तो 180 का दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 360, तो 360 जो होगा वो 200 और 400 के बीच में आ जाएगा। और ये होगा कि 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड 3 होगा। ठीक है ना, 3 होगा, हाँ सही है, तो 360 भागा 3 यानी आंसर 120 इसमें जो है हवे वो आंसर सही होगा आपका। ठीक है ना, 360 में 3 का भाग देंगे, आंसर 120 निकल के चला आएगा। 48 नंबर देखते हैं। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा एक ध्यान दीजिए, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है तो 100 का आधा यानी 50, 50 से भी कम है। 4 दहाई यानी 40 तथा 5 दहाई यानी 50, 40 और 50 के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है।
इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, यानी कि इकाई का अंक अगर मान लेते हैं कि 3 है, ठीक है, तो दहाई का अंक क्या है, 4 है, और दोनों का अंकों का योग 7 है, यानी 4 3 7। तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, 4 3 12 सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर जवाब में सही हो जाएगा। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, तो 360 बगा 3 3 120, 120 यानी 240 लड़कियां हैं और 120 लड़के हैं, और शेष लड़के हैं। एक जब शेष लड़के हैं तो लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, 3/4 खिलाड़ी हैं, यानी कि 90 बच्चे उसमें खिलाड़ी हैं और 30 बच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। तो जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है, उन लड़कों की संख्या 30 है। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 30। अगर ऑप्शन में 30 दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 का नकद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि है, ठीक है। देखिए 49,553 में खरीदा, ठीक है, और 8,076 रुपये तुरंत दे दिया, तो 8,076 रुपये तुरंत घटा दीजिए। अब बच्चा कितना, 41,477, और 37 बराबर भागों में देगा, तो इसमें 37 का भाग दे दीजिए। जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 11,021, यही आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली। किस दिन, शुक्रवार को चली और शनिवार को पहुंच भी गई बेंगलुरु। कब, 7:30 पर। यात्रा में लगा समय, तो देखिए 7 बजे पहुंची ना, और ये दोपहर को 1:30 बजे, अरे 1:15 बजे चली। तो जब शुक्रवार को चली तो शनिवार को 1:15 बजे दोपहर को ये कितने घंटे पूरा कर लेगी, 12 घंटे, सॉरी रात में। ये सुबह तो पहुंच ही गई, शनिवार को सुबह पहुंच ही गई, तो शुक्रवार को जब चली तो रात में, ये शनिवार को रात में मध्य रात्रि में 1:15 बजे ये 12 घंटे पूरा कर लेगी, 1:15 बजे। अब उसके बाद से ये कितना चलती है, 6 घंटे और चलती है, 6 घंटे 15 मिनट, क्योंकि 7:30 पे पहुंचती है ना, तो 6 घंटे 15 मिनट और चलती है, यानी 12 6 18 घंटे 15 मिनट का ये दूरी तय करती है। यानी 51 का ए वाला जो ऑप्शन है इसमें वो बिल्कुल सही जवाब होगा। 52 का देखते हैं। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके, सेकेंडों की संख्या के। तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है 6 घंटे की, ठीक है ना, डायरेक्टली निकाल लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। 15 दिनों में 24 घंटे का एक दिन होता है, 24 घंटे में 60 मिनट के अनुसार अगर 24 × 60 कर दीजिए और उसके बाद ×15 कर दीजिए, जितना आंसर आएगा, ठीक है। वैसे ही 6 घंटे का निकाल लेंगे, 6 × 60 × 60, 6 घंटे में सेकंड की संख्या 15 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। 53 का देख लीजिए। संतरे के 15 लीटर 286 ml जूस को गाजर के 19 लीटर 714 ml जूस में मिलाया जाता है, ठीक है। तो 19 लीटर 286 मिली जूस, गाजर के 19 लीटर 714 ml जूस, यानी कि टोटल हो गया 35 लीटर जूस। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 ग्राम, ठीक है, 12 लीटर 750 ग्राम, यानी कि कितना हो गया, 22.200, यानी कि 22,250 ml जूस बचा। जब इतना बचा तो 22,250 ml जूस को जब 250 ml जूस में भरा जाता है तो 89 बोतलों को भर दिया जाएगा, ठीक है ना। सी वाला इसका सही जवाब होगा। 53 54 में बढ़ते हैं। 54 लिखा गया है, फलों के मूल्य प्रति किग्रा नीचे दिए गए। खरबूजा 18.50, चेरी 72, अंगूर 120.60, सेब 78.40। रेशमा ने 4.5 किलो खरबूजा है, 1.2 किलो चेरी, ठीक है,
250 ग्राम अंगूर, 1/3/4 किलो सेब उसने खरीदे। दुकानदार को 500 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो कितने रुपए वापस मिलेंगे बताइए। रेशमा ने 4.5 किलो खरबूजा खरीदा, तो 4.5 किलो खरीदा। चलिए इसका जवाब ही डायरेक्टली हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। खरबूजा 4.5 किलो खरीदा, 1 किलो 18.50 का। इसका जब 4.5 किलो का दाम कितना हो जाएगा? 83.25 रुपये। चेरी का मूल्य 1.2 के जी खरीदा, 72 रुपये के हिसाब से 86.40 रुपये। अंगूर का मूल्य 250 ग्राम खरीदा, 120.60 के हिसाब से 30.15 रुपये का। सेब का मूल्य 1.750 ग्राम खरीदा, 78.40 रुपये के हिसाब से। नहीं, 1.750 के जी खरीदा, 78.40 रुपया प्रति के जी के अनुसार। तो ये हो गया 137.20 रुपया। जब सभी को जोड़ेंगे तो आपके पास रुपये आ जाएंगे 337 रुपये को 500 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 163। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसमें का सी, या फिर कौन सा जवाब है? 163। डी नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए, साबुन के एक टिकिया का आकार 55 नंबर। साबुन के एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियां हैं, दो पेटियां में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुणे 0.4 मीटर गुणे 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों के अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है? ठीक है, तो प्रत्येक टिकिया का आयतन 7 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक पेटी का आयतन 56 सेंटीमीटर गुणे 0.4 गुणे 100 सेंटीमीटर, ठीक है, गुणे 0.25 गुणे 100 सेंटीमीटर। 56 गुणे 4, अब क्या किया गया है इसमें? 56 गुणे 40 गुणे 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 56 गुणे 40 गुणे 25 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा कैसे कर लिया गया? तो आयतन निकाला गया, ठीक है ना, भुजा का क्यूब करके, ठीक है ना, भुजा का क्यूब करके। तो एक पेटियों में साबुनों की संख्या 640, दो पेटियों में साबुनों की संख्या कितना आ गया? 1280। आंसर आपका ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल के आ गया। 56 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब आयत और वर्ग दोनों का परिमाप जो होगा वो बराबर होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है? भुजा गुणे 4, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो भुजा गुणे 4 यानी कि 18 सेंटीमीटर की एक भुजा है, ठीक है। प्रश्नानुसार आयत की चौड़ाई 1/2 वर्ग की भुजा, तो हाफ गुणे 18 यानी 9 सेंटीमीटर। आयत की भुजा और आयत की लंबाई 3 गुणे 9 बराबर 27। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 27 प्लस 9 यानी 72। आयत का परिमाप आ गया, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 2005 ग्राम बराबर 2.005 किग्रा। किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बराबर है उस घन के आयतन के जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। 10 का शतांश 0.1 है। 55 लीटर 55 ml बराबर 55.55 लीटर, ठीक है। इसमें कौन सा जवाब गलत है? इसमें जवाब डी वाला जो है वो बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। ये ऐसा क्यों है इसको पढ़ लीजिए, ये वाला 58 वाला देख लीजिए। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? योग का क्रम विनिमय गुण, गुण का क्रम विनिमय गुण, गुण योग पर वितरण के रूप, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, ठीक है। तो योग का क्रम विनिमय गुण या फिर गुणन का क्रम विनिमय गुण, तो इसमें
गुणन का या फिर गुणन का योग पर वितरण के रूप में, यानी गुणन योग पर वितरण के रूप में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट जवाब है। देखिए 59वां क्वेश्चन है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। ठीक है, लैंगिक भेद। ठीक है, डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो है कौन सा, ग्राफ पेपर। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से आज की वीडियो यहीं पे करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में पर्यावरण अध्ययन को लेकर के। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।